फर्स्ट आर्टिकल इंडिया रशिया रिलेशन को लेकर के है और इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 से। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी रशियन फॉरेन मिनिस्टर सेरेगेई लाव्रोव इंडिया की विजिट पर आए। उनके आने का मेन कारण ये था कि हर साल जो बायलैटरल मीटिंग होती है इंडिया और रशिया के जो हेड हैं उनके बीच में, तो पिछले साल कोविड-19 की वजह से वो मीटिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन इस साल होगी। मिस्टर पुतिन हमारी इंडिया की विजिट पर आएंगे, तो उसी लिए रशियन फॉरेन मिनिस्टर हमारी इंडिया की विजिट पर आए। तो इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या सामने आया, किस चीज़ को लेकर के कंसर्न हो सकता है फ्यूचर में, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब मिस्टर सेरेगी लेवरोव इंडिया की विजिट पर आए तो वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर मतलब एस जयशंकर से ही मिले। उन्होंने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात नहीं की। उनके जाने के जस्ट बाद यूएस के प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय मिस्टर जॉन कैरी इंडिया की विजिट पर आते हैं और वो मीटिंग करते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में। तो ये स्पेशल पॉइंट है कि पहली बार रशिया जैसा जिसके साथ में हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, वहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, लेकिन हमारे पीएम से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बात हुई, स्पेशली जो उनकी मिस्टर पुतिन यहाँ पर आने वाले हैं उनके ऊपर बात हुई। इंडिया और यूएसएसआर के, रशिया के जो पुराने संबंध हैं उनके दोबारा रिवाइवल करने की बात की गई, जैसे एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस सेक्टर्स, इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। इन सब के ऊपर बात की गई कि स्ट्रेटजिक कॉरपोरेशन और इनके ऊपर प्रोग्रेस दोनों की तरफ से किस तरीके से दिख रही है, मतलब इन टारगेट के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर दोनों की तरफ से क्या क्या डेवलपमेंट दिख रहा है, उन सब बातों को इसमें डिस्कस किया गया। अब हम पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं। जैसे वो हमारी इंडिया की विजिट पर आए, उन्होंने जब जॉइंट स्टेटमेंट जो अपनी बात उन्होंने मीडिया के सामने रखी, तो पहली बात तो उन्होंने ये बोला क्वेड के बारे में। क्वेड को उन्होंने एशियन नाटो का नाम दिया। देखो, क्वेड जो है वो एक मिलिट्री ग्रुप नहीं है। क्वेड सिर्फ और सिर्फ इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसको एक तरीके से सबके लिए ओपन, फ्री, इस एरिया को क्लियर किया जाए, क्योंकि चाइना का जो एक तरीके से एक्सटेंशन, चाइना अपना एक्सटेंशन क्रिएट कर रहा है, चाइना इसको अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए 4 देश मिलकर जो क्वेड के मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि इसको क्वेड वाला जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसको फ्री और ओपन रखा जा सके पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए। एक तो रशिया ने बोला कि वो नाटो है, नाटो नहीं है, नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। स्पेशली यूएस और उसके जो स्पेशल अलाइज हैं उन्होंने मिलकर के अपनी आर्मी की, जो भी नाटो के सदस्य देश हैं, अगर एक के ऊपर आक्रमण होता है तो सारे देश जो नाटो के सदस्य हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो मानेंगे कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। लेकिन क्वेड तो एक मिलिट्री ग्रुप है ही नहीं। एक तो ये कंसर्न हो सकता है। दूसरा कंसर्न ये हो सकता है कि मिस्टर लेवरोव जब यहाँ से गए उसके बाद में वो पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान के पीएम के साथ में वो मीटिंग करते हैं और पाकिस्तान में जो काउंटर टेररिज्म की घटनाएं हो रही हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ, आप टेररिज्म को जो काम कर रहे हो, जो सपोर्ट कर रहे हो, वो हमारे लिए अच्छी बात है और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप टेररिज्म को दूर करने के लिए, और हम बहुत सारे वेपन्स आपको देंगे, सपोर्ट करेंगे। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है ये बोला उन्होंने, कहाँ पर, पाकिस्तान में, कि हम आपको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स हैं वो हम आपको देंगे ताकि आपका उसका यूज कर सको एक तरीके से इस एरिया को जो टेररिज्म से अफेक्टेड है उसको टेररिज्म फ्री करने के लिए। तो उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ सपोर्ट दिखाया ना रशिया ने, वो एक तरीके से कंसर्न हो सकता है, क्योंकि इंडिया को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर हमारे काफ़ी डिस्प्यूट रहता है और टेररिज्म इंसर्जेंसी काफ़ी होती है हमारे इंडिया में। तो उसको लेकर के इंडिया को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। लेकिन इस चीज़ को काउंटर इस तरीके से देखा जा सकता है कि जैसे रशिया की एक मिलिट्री वेपन्स है, मिलिट्री मिसाइल सिस्टम है S-400, उसके ऊपर यूएसए ने ये बोल रखा है कि जो भी काटसा एक्ट 2017 में उन्होंने बनाया और उनके तहत उन्होंने बोला कि जो भी हमारे विरोधी कंट्री से, जैसे रशिया से और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से कोई भी वेपन सिस्टम या मिसाइल सिस्टम खरीदेगा तो उसको हम उसके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं। इसीलिए ये S-400 के ऊपर, इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इस साल के अंत तक S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो इंडिया में डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से इंडिया को काउंटर करने के लिए रशिया के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि आप भी तो यूएसए के साथ में क्वेड ग्रुप बना रहे हो और सारी चीज़ों के आप ऊपर डिस्कस कर रहे हो, तो हम भी
क्या करने की कोशिश करेंगे, हम भी एक तरीके से आपको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो नॉर्थ टू साउथ जो एक मेगा हाईवे जो हाईवे बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत अभी तो देखो स्वेज कैनाल के तहत नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंटरनेशनल जो बनाया जा रहा है, इसको चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, इन सब के ऊपर भी स्पॉन्सर करने की कोशिश की गई है कि इनके ऊपर भी काम किया जाएगा दोनों देशों के द्वारा मिलकर के। अभी जो ये पहले हम यूरोप और उसके जो कंट्रीज़ हैं वहाँ तक अपनी पहुँच स्वेज कैनाल मेडिटेरियन सी वहाँ से होकर के बनाते थे, लेकिन अगर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन जाता है तो इसमें अगर मोर इन्वेस्टमेंट होता है, कनेक्टिविटी डेवलप हो जाती है, तो और ज़्यादा डायरेक्टली हम पहुंच पाएंगे और इसमें हम ईरान में जो चाहबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ना, उसका भी यूज कर सकेंगे। मतलब इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एक तरीके से अच्छा कारगर होगा। लास्ट में इस आर्टिकल में एक ही बात बोली जाती है कि देखो इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी पुराने हैं। अब हाल फिलहाल के जो कंट्रीज़ हैं उसके आधार पर हमें हमारे जो रिलेशन हैं उनको कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उनको बिगाड़ दिया जाए, बल्कि हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम एग्रीमेंट करें, अरेंजमेंट करें, कोऑपरेशन करें और एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की ग्रोथ डेवलपमेंट में एक दूसरे का हेल्प करें, सपोर्ट करें, असिस्टेंस दें। इस तरीके से हम हमारे जो रिलेशन हैं उनको और ज़्यादा मजबूती तक ले जा सकते हैं। सेकंड आर्टिकल रिफ्यूजी से रिलेटेड है। सबसे पहले इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले आपको रिफ्यूजी और जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब डिफ्रेंशिएट आपको पता होना चाहिए। देखो, जो रिफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट्स, इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो है चॉइस का। मतलब जो रिफ्यूजी जो लोग होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में इसलिए नहीं आते कि उनको वहाँ पर बेहतरीन चॉइस मिल रही है, इसलिए आते हैं क्योंकि उनको अपना देश इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर उनकी जान को खतरा भी हो सकता है अगर वो वहाँ पर रुके रहे तो। लेकिन जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं वो दूसरे देश में इसलिए इलीगल तरीके से प्रवेश करते हैं कि वहाँ पर उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कोई हमारे पड़ोसी देश से इंडिया में आता है तो उनको ये लगता है कि इंडिया में अच्छी एजुकेशन है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसका लाभ उठाने के लिए, इसको प्रॉफिट, इस बेनिफिट को यूज़ करने के लिए वो इंडिया में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले तो रिफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में जो मेजर डिफरेंस है वो आपको पता कर लिया गया। अब देखते हैं कि इस आर्टिकल में किसके बारे में बताया गया है। अभी देखो, म्यांमार में 1 फरवरी से वहाँ पर मिलिट्री कू चल रहा है, सेना सरकार चल रही है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ से वहाँ की सीमा को पार करके हमारी बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे इंडिया में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन हमारी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने जो बॉर्डर के ऊपर जो पर्सनल डिप्लॉय हैं उन्होंने रोक दिया उन लोगों को और बोला कि देखो आप हमारे इंडिया में इस तरीके से प्रवेश नहीं कर सकते हो। और देखो, म्यांमार में जो स्थिति है, कंडीशन है, वो बहुत ख़राब है। तो जिस तरीके से मना किया गया ना, वो एक मतलब दिल दुखाने वाली बात है, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान होंगे तभी तो वहाँ से निकल करके इंडिया में प्रवेश कर रहे थे। इंडिया में एंट्री करने का मतलब है वो चाहते थे कि यहाँ पर वो रहें, उनकी जो बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट हो और जब म्यांमार में सब कुछ सही हो सके तो वो वहाँ पर वापस जा सके। सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के समय भी सामने आई थी, जब उसमें एक डेट डिसाइड की गई कि 2 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर जो वहाँ पर माइनॉरिटी है, उसमें मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया गया था, जो वहाँ पर माइनॉरिटी है वो अगर इंडिया में आते हैं तो इंडिया में उनको क्या दिया जाएगा, सिटीजनशिप जो एक्ट है उसके तहत कुछ छूट दी जाएगी, उनको शामिल कर लिया जाएगा। तो इसमें ये जो लोग आ रहे थे ना, इसमें मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया था, इसीलिए ये इशू काफ़ी उठा था कि आप तो एक तरीके से क्या कर रहे हो, आप तो इक्वलिटी की बात करते हो ना, आप तो इक्वलिटी कर ही नहीं रहे हो, आप तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो तब ये मुद्दा उठा था और अब म्यांमार से ये लोग आए तब ये मुद्दा उठा है। अब कुछ इशू हैं, ये देखो, ये तो मेजर प्रॉब्लम है। अब रिफ्यूजी से रिलेटेड कुछ इशू हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहली प्रॉब्लम तो इंडिया में ये है कि रिफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट्स को लोग अलग ही नहीं समझते हैं, 2 टर्म्स को आपस में मिक्स कर देते हैं।
ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। उनको पता ही नहीं होता कि रिफ्यूजी और इमिग्रेंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, चॉइस के आधार पर आते हैं, इनको जान का खतरा होता है इसलिए वो लोग आते हैं, और ये चॉइस के आधार पर बेटर अपॉर्चुनिटी देख करके किसी भी कंट्री की उसमें प्रवेश करते हैं। अब अगर देखें तो इंडिया से कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात यह है कि इंडिया में जो फॉरेनर एक्ट है 1946, उसके तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन हु इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो फॉरेनर होता है। हमारे यहाँ पर जो एक्ट है उसमें भी इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज़ को अलग अलग नाम नहीं दिया गया है, दोनों को सेम नाम दिया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आता है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो फॉरेनर है, चाहे वो रिफ्यूजी हो या फिर इमिग्रेंट्स हो। ये सबसे बड़ी परेशानी है। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे यहाँ पर इमिग्रेंट्स और इलीगल इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज़ के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंसेस होना चाहिए वो हमारे इंडिया में नहीं है, लीगली सेपरेटेड नहीं है, दोनों के लिए लीगल प्रोविजंस की कमी है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया 1951 का जो यूएन का रेफ्यूजी कन्वेंशन है और 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसकी पार्टी नहीं है। मतलब सीधी सी बात यह है कि रिफ्यूजी के लिए, इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए इंडिया के ऊपर प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। इंडिया अगर अपने मन से रिफ्यूजीज के लिए कुछ करे तो करे, ना तो उसको मना बोला नहीं जा सकता कि नहीं आपको ये करना होगा। अब हमारे यहाँ पर कोई लॉ नहीं है तो इस लॉ के कुछ प्रॉफिट भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। प्रॉफिट क्या है, जैसे अब पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट में क्या क्या है। जैसे इंडिया इंसिडेंट्स टू इंसिडेंट्स डिसाइड कर सकता है कि किन लोगों को रखना है, किन लोगों को नहीं रखना। जैसे CAA एक्ट के तहत इंडिया ने डिसाइड किया कि हमारे 3 पड़ोसी देश जहाँ पर जो माइनॉरिटी में है उनको हम इंडिया में रखेंगे। दूसरी बात, जैसे बलूचिस्तान में जो विद्रोह कर रहे हैं उन्होंने इंडिया में शरण मांगी, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बार बार आरोप लगता है कि वो टेररिज्म को फैलाता है, और बलूचिस्तान एरिया को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति को अगर इंडिया अपने यहाँ पर शरण देगा तो इंडिया के ऊपर भी आरोप लगेंगे कि इंडिया भी क्या करता है, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इंडिया ने इंसिडेंट्स टू इंसिडेंट डिसाइड किया कि इस व्यक्ति को शरण देनी है, इस व्यक्ति को डिसाइड करना है, इस व्यक्ति को एंट्री देनी है या नहीं देनी है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि इंडिया में रिफ्यूजी, पहले इंडिया ने कभी किसी का सपोर्ट ही नहीं किया। जब चाइना ने बुद्धिज्म, मतलब दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स के ऊपर तिब्बत वाले रीजन में अपना सप्रेशन क्रिएट किया, दमन करने लगे उनका, और वो जब इंडिया में आए तो इंडिया ने उसका सपोर्ट किया। इसके अलावा जो रोहिंग्याज इंडिया में आए उनका इंडिया ने सपोर्ट किया। बांग्लादेशी 1971 की वॉर के समय में, उससे पहले जब इंडिया में आए तो उसको इंडिया ने सपोर्ट किया। अफगानिस्तान से इंडिया में लोग आए, उनको इंडिया ने सपोर्ट किया। ये जो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, आइलैंड कंट्री है, वहाँ से लोग आए, उनको भी इंडिया ने सपोर्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया कन्वेंशन का पार्टी नहीं है, प्रोटोकॉल की पार्टी नहीं है तो इंडिया सपोर्ट नहीं करती। इंडिया सपोर्ट करती है, लेकिन हर प्रॉब्लम को इंडिया देख करके, सोच समझ करके डिसाइड करती है कि इनको शामिल करना है या नहीं करना है। ये एक तो प्रॉफिट हो जाता है। दूसरी, अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, देखो जब ऐसे रिफ्यूजी वाली बात आती है ना, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट तो इस चीज़ के लिए अड़ गई कि नहीं, उन लोगों को एंट्री दो। लेकिन भाई ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ को आप पॉलिटिक्स से जोड़ करके नहीं दे सकते। अब हमारी यहाँ पर अगर पार्टी उसको एंट्री दे तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो विद्रोह करेंगे, और अगर उनको एंट्री नहीं देंगे तो ह्यूमैनिटेरियन के आधार पर विद्रोह होगा। तो जो उस समय जब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव चल रहे हैं आसाम वाले रीजन में, तो पहले ही वहाँ पर तो असम अकॉर्ड 1985 में साइन हो चुका है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका जाए। बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर बढ़ गए हैं, इसीलिए NRC कंडक्ट करवाई गई, और उसमें 19 लाख लोग ऐसे मिले हैं जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रोक दिया कि ये लोग आएंगे, फिर यहाँ पर हमेशा के लिए रुकने के लिए इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, फिर एक बड़ी परेशानी होएगी, प्रोटेस्ट होएगा, वहाँ की पॉपुलेशन इसका विद्रोह करेगी, पॉलिटिक्स इसके लिए वोट किए जाएंगे, लोग इसके लिए वोट मांगने लग जाएंगे इस आधार पर कि म्यांमार से जो लोग आए हैं उनको वापस भेज देंगे, म्यांमार से जो लोग हैं उनको बाहर निकाल देंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, आप जो लोग हैं हम आपको अपनी यहाँ का सिटीजनशिप दिलवा देंगे। तो एक तरीके से पॉलिटिक्स होने लग जाएगी और बहुत ही ज़्यादा पोलराइजेशन इस चीज़ का हो जाएगा। अब इस आर्टिकल में बात बोली जाती है कि इंडिया को अब इस कन्वेंशन का पार्टिसिपेट, इसका पार्टी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखो पहले ही इंडिया, इस समय जब इंडिया अपने आप को आइडियलिस्ट मानता था, वैसे वर्तमान में इंडिया रियलिस्टिक हो गया है।
रियलिस्टिक समस्याओं को देख करके इंडिया सोचने लग गया है, और इसी का नतीजा सोच करके इंडिया ने म्यांमार से जो लोग आए उनको मना किया। क्यों? क्योंकि म्यांमार में सेना की सरकार बहुत लंबे समय तक रही है, और ऐसा नहीं है कि सेना की सरकार ने इंडिया के कभी सपोर्ट नहीं किया, इंडिया का बहुत सपोर्ट किया है। तो इंडिया ये चाहता था कि अगर हम उन लोगों को यहाँ पर एंट्री देते हैं तो वो जो वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट है वो नाराज हो जाएगी इंडिया से, तो इंडिया उसको भी नाराज नहीं करना चाहता था। और दूसरा, अगर यहाँ पर एंट्री दे देते हैं तो पॉलिटिक्स को भी पोलराइजेशन करने से इंडिया रोकना चाहता था। 1951 की जो कन्वेंशन है उसको अडॉप्ट करने से इंडिया हमेशा इसलिए बचा क्योंकि उसमें हमेशा बात की गई कि जो भी व्यक्ति हमारे इंडिया मतलब एक देश से दूसरे देश में आ रहे हैं उनके ऊपर मतलब उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर जो राइट्स हैं उनको सेव करने की बात की गई। इसके अलावा कभी भी देखो उनकी जो सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन है उनको रोकने की, उनको इंक्रीज करने की कभी भी बात नहीं की गई। मतलब जो भी लोग संवेदनशील हैं, जो परेशान हैं, उन रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्शन करना है तो कभी भी उनके सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन की बात ही नहीं की गई। हमेशा सिर्फ जो उनकी प्रॉब्लम है कि हाँ इनको पॉलिटिक्स के आधार पर उनका एंट्री की गई और उनको एग्जिट किया गया। अब इंडिया ने हमेशा इस बात को माना कि 1951 की जो कन्वेंशन है ना उसकी जो डेफिनेशन है एक रिफ्यूजी की वो काफ़ी नैरो है, ब्रॉड होनी चाहिए वो डेफिनेशन, और ब्रॉड होगी तभी इंडिया इसको साइन करेगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखो जिन कंट्रीज़ ने इस कन्वेंशन को शामिल कर रखा है, साइन कर रखा है, जो इसके पार्टी मेंबर हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि इस कन्वेंशन को अच्छे से मानते हैं। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के वायलेशन के आधार पर ही किसी को रिफ्यूजी माना जाता था, इकोनॉमिक राइट्स के आधार पर किसी को रिफ्यूजी नहीं माना जाता था। इसका मेन कारण ये है कि अगर इकोनॉमिक राइट्स को भी आप बेसिस दे दोगे तो बहुत सारे लोग तो भाग करके आ जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, अपने आप को रिफ्यूजी डिक्लेयर कर देंगे, बोल देंगे वहाँ परेशानी है और इसीलिए हमारी जान को खतरा है, इसीलिए हम आए हैं। इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने इकोनॉमिक राइट्स को नहीं माना, और यही मेन कारण है कि इसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं है, इसीलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। मेजर बात, अब जो वेस्टर्न कंट्री जिन्होंने साइन कर रखा है, ऐसा नहीं है कि वो भी जो भी लोग आते हैं उनको सीधा एंट्री दे देते हैं, नहीं नहीं, उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, जैसे कि वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, कैरियर सैंक्शंस, थर्ड सेफ कंट्री रूल, रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रिफ्यूजी, विड्रॉल ऑफ सोशल वेलफेयर बेनिफिट टू असाइलम सीकर्स, और इसके अलावा डिटेंशन के भी वाइड स्प्रेड प्रैक्टिसेस वो यूज करते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी बंदा आकर के बोले कि मुझे उस देश में परेशानी है तो उसको अपना लेंगे, नहीं नहीं, बहुत सारे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो इंडिया ये बोलता है कि जो उसके पार्टी मेंबर हैं जब वो ही सीधे तरीके से रिफ्यूजी को नहीं अपनाते तो हम कन्वेंशन को साइन क्यों करें। लेकिन जब हमें लगता है कि इन लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम जरूर उस रिफ्यूजी को, जरूरी थोड़ा है कि आप किसी को साइन करके रखोगे, किसी लॉ को साइन करके रखोगे तभी आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। इंडिया तो वैसे भी हमेशा से इतिहास गवाह है कि रिफ्यूजीज़ के बेहतरीन काम के लिए इंडिया ने हमेशा काम किया है। अब लास्ट में इस आर्टिकल में सिर्फ एक बात बोली गई है कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक अच्छा बिल नहीं था, अच्छा एक्ट नहीं था, क्योंकि उसमें डिफ्रेंशिएट किया गया था, कम्युनिटी बेस्ड डिफ्रेंशिएट था, रिलीजन बेस्ड डिफ्रेंशिएट था, और जब उसमें अनइक्वलिटी इंक्रीज हो किसी चीज़ से तो वो चीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती। इसके जवाब में जो राइटर हैं उन्होंने ये बात बोली है कि CAA में जो एक्ट है उसमें रिफ्यूजी अवॉइडेंस किया गया है और ना ही रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको एक रिफ्यूजी, डोमेस्टिक रिफ्यूजी लॉ जैसा कुछ होना चाहिए, ताकि जो रिफ्यूजी हमारे इंडिया में आए उसको टेम्परेरी शेल्टर और वर्क की परमिट दी जा सके, ताकि वो लोग, उनको कुछ समय जैसे यहाँ रहना है तो उनको ये चीज़ें दी जाए। अगर नहीं दोगे तो वो इलीगल तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे और फिर वो रिफ्यूजी से बन जाएंगे इलीगल इमिग्रेंट्स। तो इनको रोकने के लिए वर्क परमिट देना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और इससे जो परेशानी है रिफ्यूजीज़ की, इलीगल इमिग्रेंट्स की, वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।